हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9th एंड क्लास 10th का कंप्लीट फिजिक्स। और देखो, ये हमारा जो लेक्चर होगा बहुत ही मैंने क्रिस्प बनाया हुआ है। कोई भी इसमें फालतू चीज़ें नहीं डाली हैं, वही चीज़ें डाली हैं जो मेन पॉइंट है। और हाँ, ये जो आपका सेशन रहेगा मोस्टली फार्मूला बेस्ड रहेगा। मैंने जो है 9th और 10th जितने भी चैप्टर है उनका जो फार्मूला है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, फार्मूला तो मैंने सारा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और जिससे जिससे क्वेश्चन बना हुआ है, वैसे तो सारे ही, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बना है। तो ये जो पूरा सेशन रहेगा, पूरा मतलब टोटली आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और कुछ कुछ पॉइंट जहाँ से मतलब थियरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और आपके क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, लास्ट जो चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो टोटली जो है थियरी बेस्ड है। उसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, वो आप खुद से भी पढ़ेंगे तो भी जो है कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है मोशन, उससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो इसके पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं, एक रिदम बना लेते हैं, फिर जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैं आपसे बोलती हूँ कि आप बताइए जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो कितनी दूर है, उसका क्या डिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि कहाँ से कितनी दूर तक, मतलब कोई फ्रेम गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर अब मैं पूछती हूँ डिस्टेंस ऑफ दिल्ली रेलवे स्टेशन फ्रॉम पटना, अब यहाँ पे हमने एक वो मतलब एक रेफरेंस दे दिया, एक फ्रेम दे दिया, तो मतलब ये हो जाएगा। इसको याद नहीं रखना, बस ये बता रही हूँ कि इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है तो ये गलत है, ये क्वेश्चन हमारा सही है। ये हम चैप्टर का एक बेस बना रहे हैं, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट आप समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब जब भी हम किसी चीज़ का डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं या उसका लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक फ्रेम चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए। तो अब यहाँ पे समझिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन, मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैंने आपसे पूछा पटना से जो है रेलवे स्टेशन की सॉरी दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो वहाँ पे जो पटना हो गया हमारा, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी हम उसके सापेक्ष देख रहे हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। और पर्सन, अ पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन, जो पर्सन ऑब्जर्वेशन लेता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। जैसे मान लो एक बस है या फिर एक ये लिफ्ट, मान लो एक लिफ्ट है, इसमें कोई बैठा है, इसका नाम है सोनू। सोनू इसमें बैठा हुआ है। अब अगर आप सोनू के साथ में मैं आपको यहाँ पे बगल में बिठा देती हूँ, अगर मैं आपको भी यहाँ बगल में ऐसे बिठा देती हूँ, तो बस चल रही है, ये सॉरी चलो बस ही मान लेते हैं, ये बस जो है चल रही है आगे। तो आप अगर सोनू को देखोगे तो आपके लिए तो सोनू क्या होगा, मतलब वो रेस्ट में होगा, क्योंकि वो आपके साथ साथ चल रहा, बस मूव कर रही, तो सोनू आपके लिए रेस्ट में होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ और यहाँ से देखूँ ये बस में, तो आप दोनों ही मुझे कैसे दिखाई देंगे, मूविंग, मतलब जाते हुए दिखाई देंगे, मोशन में दिखाई देंगे। तो आपको समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और ऑब्जर्वर क्या है। जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन लेता है उसे हम ऑब्जर्वर बोलते हैं, और जिस प्लेस से लिया जाता है ऑब्जर्वेशन उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, पोजीशन क्या होता है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोकेशन पता करते हैं वो होता है हमारा पोजीशन। जैसे देखो, पोजीशन नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जैसे ये है हमारा पोजीशन और ये है हमारा टाइम। अब यहाँ पे ये मैंने एक ग्राफ बनाया, तो ये रेस्ट में है क्योंकि इसका पोजीशन यही टिका हुआ है, ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जो हमारा टाइम है, देखो टाइम ऐसे 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 आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम बीत रहा लेकिन ये उसी जगह पे रुका हुआ है, यानी ये रेस्ट में है। और अगर हमने ग्राफ को ऐसा बनाया तो हमारा जो पोजीशन है वो भी आगे बढ़ा और टाइम भी ऐसे आगे बढ़ा। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो ये एक हमारा इससे बेस बना। अब एक क्वेश्चन जो DSSS में पूछा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पहले ये एक पॉइंट देखो, ये आपके एनसीईआरटी में 9th की एनसीईआरटी में भी मेंशन है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं होता, ये एक रिलेटिव टर्म होता है। अगर आप सोनू के साथ में बस में बैठे हो तो सोनू आपको मतलब रेस्ट में दिखाई देगा, लेकिन आप ज़मीन पर से उस बस को देखोगे तो आपको सोनू और वो दोनों ही क्या करेंगे, वो आपको दिखाई देंगे कैसे, मूविंग फ्रेम में। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस यूनिवर्स नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है।
या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि कहाँ से आप उसको देख रहे हो। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक है हमारा डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है ये आप समझने के लिए है, सच में किया गया संघर्ष। जैसे आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो दिन रात अपना स्ट्रगल लगा रहे हैं, जो आपका संघर्ष है, ये आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो लोग केवल आपका रिजल्ट देखेंगे, वो आपका प्रिपरेशन नहीं देखेंगे कि आपने कितना मेहनत किया, कैसे किया, वो सब नहीं देखेंगे, वो बस आपका रिजल्ट देखेंगे। मतलब जो फाइनल हमारा रिजल्ट होगा उसे देखेंगे, मतलब डायरेक्ट सक्सेस जो है। तो इसे हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा डिस्टेंस, यानी क्या एक्चुअल पाथ लेंथ, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये है हमारा डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये केवल डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन बिटवीन टू पॉइंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, यहाँ से हमने चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुँच गए, तो ये टोटल हम ऐसे देखेंगे, ये हमारा डिस्टेंस होगा। लेकिन ये जो इनिशियल और फाइनल है ये पाथ लेंथ हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, बस एक बार देख लो। अब देखो जो डिस्टेंस है ये पाथ टेकन पे डिपेंड करता है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर होता है, और जो डिस्टेंस होता है ये स्केलर होता है। कांट डिक्रीज विथ टाइम, आप जितना भी दूर गए हो ऐसा नहीं है कि आप उसको डिक्रीज, वो देखो जो आपका डिस्टेंस होता है वो हमेशा एडिटिव होता है, आप जो भी चलोगे वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज होने का सवाल ही नहीं उठता। यानी आप याद रखना जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, वो ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो डिस्टेंस है जीरो और पॉजिटिव वैल्यू इसकी हो सकती है, लेकिन ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जीरो कब हो सकता है, जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हो, आप बिल्कुल चले ही नहीं तो आपका डिस्टेंस जीरो है, या फिर अगर आप चलेंगे तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन आप यहाँ से चल के यहाँ आ गए तो ये नहीं बोलेंगे कि निगेटिव हो गया, आप यहाँ से चले हैं ना, ये सारा जोड़ के पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इतना पॉइंट आपके लिए इनफ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, उसे याद रखो बस। ये देखो यहाँ से DSSB में क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो मतलब उसका तो थोड़ा लैंग्वेज में बना के पूछे थे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक मतलब स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पूछा था। तो देखो अगर एक पार्टिकल है, हम बोल रहे हैं कि वो मोशन कर रहा है 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सीधे बोला है कि मोशन इन 1D यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा, तो उस केस में हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है या फिर उसके बराबर होता है। और अगर आपसे बोलता है मोशन इन 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, मतलब यहाँ से आके यहीं रुक गया, तो भी इस केस में हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। देखो यहाँ से यहाँ चला, कोई चेंज नहीं हुआ डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। लेकिन अब अगर हम बोलते हैं मोशन इन 1D विथ चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन का मतलब यहाँ से हम यहाँ गए, फिर ऐसे हम वापस आ गए, तो अब क्या होगा, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, केवल ये वाला पार्ट, मतलब ऐसे सीधा मिलाएंगे तो ये पार्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से। अब क्या चीज़ है जो कभी करेक्ट नहीं हो सकता, नेवर करेक्ट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। यहाँ से जो है PYQ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद कोई लेक्चर आ पाएगा, तो अगर हो सकेगा तो PYQ वाला दे दूँगी बस, क्योंकि उसका PPT वो सब तैयार नहीं हुआ है और मैं PPT नहीं बनाती हूँ, कोई बनाने वाला है भी नहीं। तो आप इसको देखो अच्छे से, यहाँ से मैं जो भी हो सकेगा बता दूँगी सब। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या याद रखना, अगर आपसे बोल रहा है मोशन इन 1D यानी स्ट्रेट लाइन में है, तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा। और अगर विदाउट चेंज इन डायरेक्शन बोल रहा तो ये इक्वल होगा, और चेंज इन डायरेक्शन बोल रहा तो हमेशा ग्रेटर होगा। और नेवर करेक्ट क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं।
तो देखो डिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बताया, टोटल पाथ कवर्ड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसकी भी यूनिट मीटर होती है। अब देखो अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की, तो याद रखना एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। तो याद रखना स्पीड में डिस्टेंस लेते हैं, मतलब जो भी डिस्टेंस दिया होगा सबको ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो आप जो है डिस्प्लेसमेंट लेंगे, यानी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको लेंगे। तो ये दोनों क्लियर रखना बिल्कुल, आपसे कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे देखो मैंने ये बनाया, एक क्या है सर्कुलर पाथ है, मैंने बोला यहाँ ए से चलकर एक जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो दोबारा ए पर आ जाता है, मतलब यहीं से चलना शुरू हुआ और यहीं पे आके पहुंच गया। तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो होगा 2πr, इसकी परिधि के बराबर, और टाइम में हो जाएगा t। तो ये तो इसका एवरेज स्पीड आ गया, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला वहीं आ गया, ये बिल्कुल इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन एवरेज स्पीड 2πr/t हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट देखो वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी को बोलते हैं स्पीड इनटू डायरेक्शन। देखो स्पीड में हमने क्या लिया, जहाँ से चले आ गए, कैसे भी किधर से भी जाओ पूरा ऐड कर लेंगे, तो वो तो मतलब डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है हमारा, उसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं, मतलब जो जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ आ गए, तो अगर हमारा जो डायरेक्शन है, यहाँ से एक DSSB में क्वेश्चन ये पूछा था, इस वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ। ये आपकी NCERT की भी लाइन है कि वेलोसिटी को अगर हमें चेंज करना है तो 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो इसका स्पीड चेंज कर दो, या फिर इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर दोनों चेंज कर दो, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यानी अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या पूछा था DSSB में, इसका यूनिट क्या होता है, सॉरी इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन से क्वेश्चन आया था। और आपका एक्सीलरेशन का भी क्या पूछ चुका है, डायमेंशन पूछ चुका है। डायमेंशन बहुत इजी होता है, आपको इकट्ठे लास्ट में जो है बता दूंगी किस तरह से डायमेंशन निकालते हैं, या फिर एक बार यहीं पे देख लो, चलो लास्ट में ही बताते हैं, एक बार पूरा आप जो है फॉर्मूला देख लीजिए पहले। तो वेलोसिटी का आपसे जो है ऑलरेडी यहाँ पे क्या पूछा गया था, डायमेंशन। अब देखो नेक्स्ट, देखो हमने क्या देखा, जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी d1 + d2 + d3 जितना भी दिया है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, देखो हमारा होता है, हम बोलते हैं ना चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर डिस्टेंस को आप लिखना चाहोगे तो डिस्टेंस को यहीं रखो, इसको इधर ले जाओ, यानी s × t, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में देता है इफ़ इक्वल टाइम इंटरवल, अगर मतलब आपसे एवरेज स्पीड के बारे में पूछता है और बोल रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल है, तो आप क्या करेंगे, जो आपको स्पीड दिया है उसको ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे। जैसे आपको s1 + s2 है, बाई 2 हो गया। अगर 3 यहाँ पे आपको देता है स्पीड और इक्वल टाइम इंटरवल होता, जैसे s1 + s2 + s3, तो अपॉन में 3 करते हैं, 4 होता अपॉन में 4 करते हैं, 5 होता अपॉन में 5 करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर आपसे बोलता है इफ़ इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्टेंस की बात करेगी, यानी d1 बराबर d2 बराबर d हमने मान लिया, तो अब देखो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। जब आप यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बस मैंने आप लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट याद रखो। अगर आपसे एवरेज स्पीड के बारे में बोलता है और आपको ये कंडीशन देता है कि इक्वल टाइम इंटरवल है या फिर इक्वल डिस्टेंस है, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे। अब अगर इक्वल डिस्टेंस की बात करेगा तो आपका एवरेज स्पीड कितना आता है, 2s1 s2 अपॉन s1 + s2। यह आपका KBS में, NBS में, DSSB में इस फॉर्मूले पे बेस तीनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, जैसे आपको देता है कि वो हाफ डिस्टेंस जो है, ऐसे ही लिखेगा, वो हाफ डिस्टेंस जो है 20 km/s से चलता है, हाफ डिस्टेंस 30 km/s से चलता है। तो अब यहाँ पे देखो अगर इक्वल डिस्टेंस की बात करेगा तो इसे आप जो है याद रखेंगे। आगे देखते हैं। सॉरी यार, बीच में कोई इंटरेक्शन आ गया था। तो देखो मैं आपको बता रही थी, अगर हाफ डिस्टेंस 20 किलोमीटर से चलता है, हाफ डिस्टेंस 30 किलोमीटर से चलता है,
सॉरी मतलब मीटर पर सेकेंड से चलता है, आप यूनिट अच्छे ध्यान रखो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप जो है 2 × 20 × 30 अपान 20 + 30 ऐसे लिख देंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। या फिर बोलेगा जितनी दूर जाता है उतनी ही दूरी वापस आता है, तो आप समझ जाएंगे जितना गया है उतना ही आया है, यानी इक्वल डिस्टेंस है। तो इसी तरह से लैंग्वेज वो देता है। आपको मैं करवाऊंगी क्वेश्चन, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी, आप देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये आप तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे। v = u + at आप लोगों को याद भी होगा। दूसरा है हमारा s = ut + ½ at², v² - u² = 2as। और हमेशा याद रखना, वैसे तो 9th में यही दिया है, आपको कोई कन्फ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। ये फॉर्मूला हमेशा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में लगता है, वैलिड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये पॉइंट याद रखना, क्या पता इस मतलब पॉइंट से ही पूछ ले कि ये फॉर्मूला किस केस में वैलिड है, तो याद रखना। यहाँ पे u है हमारा इनिशियल स्पीड, v है फाइनल स्पीड, s है डिस्टेंस, a है एक्सीलरेशन, t है टाइम। और अब याद रखना, जब भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो वो 3 टर्म जो है बोलेगा। एक तो बोलेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया, या फिर रिलीज किया गया, उसको कहीं से क्या किया गया, रिलीज किया गया, या फिर बोलेगा किसी वैन को या कुछ भी स्टार्ट किया गया। तो इन सब केस में हम u को यानी इनिशियल स्पीड को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर आपसे बोलता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया या रिलीज किया गया, तो यहाँ पे इसके जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो क्या होगी, तो इसको डायरेक्ट याद रखना, वेलोसिटी = √2gh। इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसको डायरेक्ट याद रखना। आपसे बोलेगा एक कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास इतना है, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास इतना है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो आप उसी हिसाब से देख लेना, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। अब एक फॉर्मूला आता है मोमेंटम का, मोमेंटम = होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। p = m × v। ये जो भी फॉर्मूला बता रही हूँ सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका यूनिट क्या होता है, देखो m यानी मास का यूनिट क्या हो जाएगा, kg, और वेलोसिटी का यूनिट अभी मैंने क्या बताया, मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा kg/मीटर/सेकेंड। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और जो मतलब इसका यूनिट, और जो मोमेंटम होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें स्पीड, एक सेकेंड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पीड नहीं, डायरेक्शन, इसको याद रखना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। आप ऐसे समझ लेना, जो वेलोसिटी होता है, अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, तो अगर वेलोसिटी यहाँ है तो मोमेंटम में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे। अब देखो आपसे एक पूछा जाता है चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछे, यानी डेल p से इसको हम दिखाते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल क्या होगा, m × v माइनस m × यहाँ पे इनिशियल स्पीड लेंगे तो m को कॉमन ले लेंगे, v - u। तो इसको भी याद रखना, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m और ब्रैकेट में फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल। अब ये जो है देखो रेट बोल दिया ना, तो रेट बोल दिया तो यहाँ पे हम ऐसे t से डिवाइड करेंगे, तो जब हम t से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा फोर्स। और मैंने आपको ये कहाँ रह गया, v - u/t, ये हमारा क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ये होता है एक्सीलरेशन। तो इसके जगह पे आप रख दोगे a, तो F = m × a, यहाँ से जो है ये आ जाता है। और एक याद रखना, फोर्स इक्वल क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखना। और अब देखो फोर्स का यूनिट क्या होगा, एक तो न्यूटन सबको पता है, तो F इक्वल क्या हो गया, m × a। तो m को हम क्या लिखते हैं, kg, और a जो होता है इसका क्या होता है, मीटर/सेकेंड²। तो इस तरह से इसका क्या बन जाता है, यूनिट। और देखो अगर कहीं आपको दिया है, मतलब कई वहाँ पे क्या है, कई सारे फोर्स हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग क्या है मास हैं, तो वहाँ पे अगर नेट एक्सीलरेशन पूछता है तो क्या हो जाएगा, F_net/m1 + m2। अब देखो DSSB में इस रिक्वायर्ड वेलोसिटी से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब 2021 का मैंने देखा सारा सेट, तो उसमें मतलब पहला ही क्वेश्चन यही दिख जाता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी का। तो ये क्या है, DSSB में मोस्ट रिपीटेड। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एक क्या है, बुलेट है, क्या है, बुलेट है, और क्या है, पिस्टन है, या फिर वहाँ पे गन दे देगा, पिस्टन या गन दे देगा, और क्या देगा, बुलेट देगा, मतलब बंदूक है और उसकी गोली है। तो यहाँ पे कुछ भी मत बोलना, जैसे ही आपको दिखे रिक्वायर्ड वेलोसिटी आप कुछ मत करना, जो
बुलेट की मास है और जो बुलेट की स्पीड है उसको इंटू करना, मतलब दोनों को इंटू करना, बराबर जो आपके गन की मास है और जो गन की स्पीड है उसको रखना। मतलब इसका मास और इसका वेलोसिटी, फिर इधर इसका मास और इसका वेलोसिटी, दोनों को इक्वल कर देना। अब जैसे मास, और यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि बुलेट का मास इतना है, इसकी स्पीड इतनी है और यहाँ पे इसका मास इतना है, तो गन की जो है वेलोसिटी बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सिंपल। और यूनिट का याद रखना, यूनिट में कुछ भी गड़बड़ मत करना। अगर ग्राम में पूछा होगा ग्राम में देना, और अगर किलोग्राम में होगा किलोग्राम में देना। बाय द वे अगर मास पूछेगा, और वेलोसिटी के केस में भी सेम ऐसे ही करना। नेक्स्ट देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा कैसे बनेगा, देखो कंजर्व कर रहे हैं हम मोमेंटम को, यानी जो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा और इनिशियल मोमेंटम होगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैक्सिमम हम कोलिजन के केस में लगाते हैं। कब लगाते हैं, जैसे देखो बिफोर कोलिजन बराबर आफ्टर कोलिजन। एक जो है कोई ऑब्जेक्ट है एक है बी, ये दोनों ही किसी न किसी स्पीड से चल रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं, तो अब इनका फाइनल स्पीड क्या होगा, मतलब यहाँ पे इसका स्पीड u था, इसका v था, दोनों चल रहे थे अपने अपने स्पीड से। कुछ टाइम बाद ये दोनों कोलाइड कर गए, अब इसका फाइनल स्पीड क्या होगा जब ये कोलाइड कर गए। ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलेंगे बिफोर कोलिजन इक्वल आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी m1 इंटू u1, और मतलब b की जगह m2 मान लो, तो इसका मास m2 इंटू इसकी वेलोसिटी v इक्वल, मतलब u2 मान लो, नहीं तो इस वाले v से कंफ्यूज हो जाओगे। अब इक्वल क्या करोगे, अब ये दोनों कोलाइड कर गए ना, आपस में चिपक गए, तो m1 प्लस m2 कर दो, और इसकी जो फाइनल स्पीड है ये वेलोसिटी ये आपको निकालनी रहेगी। तो आप इस m1 प्लस m2 को इधर लेके आना, ऐसे कर देना, तो इधर बचेगा v, तो यही निकालना रहेगा। फिर यहाँ m1 u1 की वैल्यू रखना, m2 u2 की रखना, m1 प्लस m2 रख देना, आ जाएगा। इस तरह से ये जो है होता है। अभी उस तरह के रिसोर्सेस नहीं थे ये, मतलब अगर देखो, अगर जैसे मैंने आपको ये बताया और इसी के नीचे इसी के साथ में अगर क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं, फिर ये बहुत ही अच्छा सेशन हो जाता, मतलब बहुत ही इजी हो जाता समझ पाना। साथ के साथ अगर ये भी देख पाते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, लेकिन क्वेश्चन को टाइप कर पाना मुश्किल नहीं था। आप खुद ही देखो, ये मैंने खुद से जो है लिख के नोट्स फिर उससे बता रही हूँ आपको, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इसमें क्या दिया हुआ आपको, सबसे पहले फोर्स पूछेगा, तो F बराबर G m1 इंटू m2 अपान डी स्क्वायर, या फिर r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये होता है आपका ग्रेविटेशन में जब फोर्स पूछता है, ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F फॉर फोर्स, m फॉर मास, D फॉर डिस्टेंस, G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका यूनिट अगर पूछेगा कैसे निकालोगे अभी बताती हूँ। वैल्यू याद रखो सबसे पहले 6.67 इंटू 10⁻11। ये वैल्यू याद रखो, डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो अगर यूनिट की बात करें ना, इस जी की यूनिट निकालनी है, तो अब इस डी को यहाँ ले जाओ, f इंटू डी स्क्वायर अपान, इसको कट कर दो, और देखो अब ये m1 और m2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ऐसे बराबर g। अब यहाँ पे देखो f की यूनिट क्या होती है, डायरेक्ट न्यूटन ले लो, और डी स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लेंथ का मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर अपान इसका kg, इसका kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर, या फिर इसी को m स्क्वायर पर kg स्क्वायर ऐसा लिख दो, या फिर कभी कभी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg यहाँ पे -2 करके दे देते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो याद रखना। इस तरह से यूनिट को आप, इस यूनिट को रटना मत, ऐसे निकाल लेना, बस ये फॉर्मूला याद रखो, ऑटोमेटिक निकाल लेना इसको, और ये वैल्यू डायरेक्ट याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर अब यहाँ पे हम मास का अर्थ लेते हैं और मतलब अर्थ का मास लेते हैं और अर्थ की रेडियस लेते हैं, तो यहाँ पे जो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या आता है, तो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू जी, और यहाँ पे अर्थ का मास अपान अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो जी क्या है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा नॉर्मल एसिलरेशन होता है इसका भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जो ग्रेविटी ड्यू टू मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसका भी एसिलेशन यही होता है। तो दोनों का जो है LT-2 डायमेंशन भी हो जाएगा सेम, और इसका डायमेंशन तो ऑलरेडी पूछा गया है। और देखो ये NCERT में मेंशन है, तो इसको भी डायरेक्ट याद रखना। जो अर्थ की मास होती है वो 6 इंटू 10⁻24 kg, और जो रेडियस होता है अर्थ का वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये दोनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या है, अर्थ जो है
आप सबको पता है जो अर्थ है वो पूरी तरह ऐसे गोल नहीं है, वो क्या है, चपटी है। कैसी है, ऐसे थोड़ी चपटी है, ओवल है, हम कह सकते हैं कि ओवल है। तो जो हमारा अर्थ है वो ओवल है। तो अभी हमने क्या देखा, जो जी होता है इक्वल यहाँ जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इन सबको अभी कांस्टेंट लो। हम बात करते हैं रेडियस की। तो ये जो होता है ये तो इक्वेटर होता है अर्थ का, और ये होता है पोल। तो आपसे कभी कभी पूछते हैं जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है। तो देखो जो ग्रेविटी है और ये जो रेडियस है दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आर ज़्यादा होगा तो ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। यानी पोल पे देखो रेडियस कम है लेकिन इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, इसलिए पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि रेडियस कम है, और इक्वेटर पर यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि रेडियस ज़्यादा है। और यहाँ पे रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज़्यादा है। तो इस तरह से इसको भी याद रखना। और जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या लेंगे, 10 लेंगे। अब देखो ये जो हमने पढ़ा F इक्वल टू एम ए, अभी मैंने आपको बताया ना डिराइव करके, F इक्वल टू एम ए यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखो जो वेट होता है, ठीक इसी का मतलब एक वो होता है, लेकिन इसमें देखो क्या है, जो वेट होता है ये तो हमारा फोर्स है, ठीक उसी तरह से हमारा वेट होता है, ये भी एक तरह का फोर्स होता है। तो ये होता है m इंटू, जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सीलरेशन लेते हैं लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं वेट के केस में। तो वेट क्या होता है, इसको हम w से दिखाते हैं, मास को m से दिखाते हैं, और जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखो मास किसी भी बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है कि कितना मास है, लेकिन जो वेट होता है वो जो है यहाँ पे ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। तो देखो जो वेट है, सबसे पहले इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि ये भी एक तरह का फोर्स है। फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ये फोर्स तो है लेकिन कैसा, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसी वजह से यहाँ पे मास के साथ में क्या आ रहा हमारा, एक्सीलरेशन भी आ रहा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, और ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। जैसे हमने पढ़ा है ना, जो वेट होता है मून पे वो अर्थ का 1/6 होता है, यानी ये लोकेशन पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। अब मून का भी मास और रेडियस एनसीईआरटी में मेंशन है, तो याद कर लो, भले ही मतलब लंबे टाइम तक ना याद रखना लेकिन एग्जाम तक याद रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी ना जो भी छोटे मोटे डेटा इधर उधर दिए रहते हैं डाटा, उसको भी क्या करता है, क्वेश्चन बना देता उठा के, तो इसको भी याद रखो। अब देखो बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर इक्वल क्या होता है, थ्रस्ट, या फिर इसी को बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलते हैं, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, इसी फोर्स को भी थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो अब देखो इसका तो होता है न्यूटन, मतलब इसका होता है न्यूटन, और एरिया को हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, यानी इसकी यूनिट बनाने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को पास्कल भी बोलते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक तो होता है हमारा फोर्स, लेकिन थ्रस्ट क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया ऐसे, तो जो अगर इस पर हमने ऐसा फोर्स लगाया तो इसको थ्रस्ट नहीं बोलेंगे, जो इसके परपेंडिकुलर इस पर लगता है फोर्स उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। तो याद रखना फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या होता है, थ्रस्ट। थ्रस्ट इफेक्ट डिपेंड ऑन एरिया, मतलब ये एरिया पर भी डिपेंड करता है कि कितना थ्रस्ट लगेगा। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास को हम लिखते हैं इसको हम लिखते हैं केजी से, ऐसे केजी से, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाता है, डेंसिटी, ये होगा इसका यूनिट। अब देखो अगर डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है वाटर से, तो क्या हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा, और अगर डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से तो ये फ्लोट करेगा। इस दोनों पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन बनता है। रिलेटिव डेंसिटी की बात करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी मीन्स क्या होता है, किसी के रिलेटिव, किसी के परपेक्ष। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर यहाँ तो हमेशा ये फिक्स रहेगा, और यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दे देगी, मतलब किसी भी सब्सटेंस का, तो वाटर की डेंसिटी याद रखो, उसको एज इट इज रखना, और यहाँ पर ये जो देगा उसको रखना, और यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी पूछ देना, मतलब बता देना अगर वो पूछेगा तो। और देखो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, हमारी डेंसिटी की यूनिट तो केजी पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक रेशियो है। देखो ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, तो इसका भी जो यूनिट है ये हो जाएगा
अपान इसका भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये यूनिट लेस हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब यहाँ से एक पॉइंट याद रखना जो एनसीईआरटी में है, जो डेंसिटी होता है गोल्ड का वो कितना होता है 19,300 केजी पर मीटर क्यूब, और जो वाटर होता है इसका तो 1000 होता है, सबको पता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब देखो एक हमारा वर्क इक्वल क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी और देखो इसके साथ में हम क्या लगाते हैं कॉस थीटा भी, W इक्वल F इंटू एस कॉस थीटा। मतलब अगर एंगल वाला वो है, यहाँ पर एंगल तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, तो डायरेक्टली हम सबसे पहले ऐसे याद रखते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपके जो है ऑलरेडी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखो। वो वहाँ पे ऐसे दिए थे वर्क इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे करके दिए थे, तो इसको भी याद रखो क्योंकि वो किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो इसका जो यूनिट है इसको भी देखो क्या हो, वैसे तो सबको पता है वर्क यूनिट जूल होती है, और एक क्या होगा फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर यानी न्यूटन मीटर। अब ये फॉर्मूला भी याद रखना, क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। देखो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 जो होता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो देखो अगर यहाँ पे थीटा क्या होगा 90 होगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक जो है कोई व्यक्ति है वो अपने सिर पे कुछ सामान लिए हुए है, ये एक व्यक्ति है वो अपने सिर पे ऐसे सामान लिए, बताओ उसने कितना वर्क किया। सॉरी ऐसे नहीं, देखो ये इधर जा रहा है मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है और इस पर जो फोर्स है ऊपर लग रहा है, इसने कितना वर्क किया, तो इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा, यानी इसने कोई भी वर्क नहीं किया। W यहाँ पे इसका क्या है 0 है, हकीकत में वर्क किया है लेकिन जो डेफिनेशन है उस हिसाब से यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ। यानी अगर एक फोर्स इधर लग रहा एक ऊपर लग रहा, ऐसे नहीं फोर्स नहीं सॉरी, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा फोर्स ऊपर लग रहा, तो यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है यानी वर्क 0 है। और अगर इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा इधर ही फोर्स लग रहा तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों अलोंग है, दोनों सेम ही साइड में है। और मान लो फोर्स इधर लग रहा लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव। इस पॉइंट को याद रखेंगे। 1 किलो जूल इक्वल 1000 जूल। आपको क्वेश्चन में मतलब यूनिट में बहुत फंसाता है, वो आपको किलो जूल दे देंगे लेकिन वहाँ पे आपको 1000 मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट देखो क्या है काइनेटिक एनर्जी इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv²। क्या है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m यहाँ पे क्या है मास है, v क्या है वेलोसिटी। यहाँ से भी DSSS में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब न्यूमेरिकल पूछते हैं वो डायरेक्ट, तो मैं आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो वो तो वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। अब देखो ये एक स्टेटमेंट है, मतलब एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो याद रखो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रेज करने के लिए उठाने के लिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड पूछे तो क्या होता है इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी mg के इक्वल होता है। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी mg। तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के हाइट पे लेके गए किसी ऊंचाई पर, तो वहाँ पे W क्या हो जाएगा W इक्वल टू mg इंटू एच, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि फोर्स यहाँ पे क्या हो गया mg रख देंगे फोर्स को, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा h, तो mg h। नेक्स्ट है आपसे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला क्या होता है mgh। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। h है हाइट, g है ग्रेविटी, m है मास। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था KBS में, मतलब वहाँ पे आपको सिंपली मास दे दिया, ग्रेविटी हमेशा 10 ही लेंगे और हाइट दे दिया, तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब अगर आप जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे, ये बन जाता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो एक पूछता है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है पाथ इंडिपेंडेंट, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है पाथ डिपेंडेंट, जो पाथ पे डिपेंड करता है। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है पाथ इंडिपेंडेंट। तो पाथ इंडिपेंडेंट कौन कौन से फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और इनके ही केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिफाइंड होती है। तो इसको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्ट यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो वहाँ पे 3 तो ये दिए थे, एक कोई इसमें से उठा लेगा। देखो पाथ डिपेंडेंट कौन है, यानी नॉन कंजर्वेटिव, वो है यहाँ पे नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन। ये सारे फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब देखो एक थ्योरम होता है, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी जितने भी यहाँ पे जितना भी टोटल वर्क है उसको हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखते हैं। इसी से रिलेटेड एक और होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक वैल्यू को क्या बोलते हैं, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। पावर इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ वर्क। सिंपली क्या बोलेंगे, रेट ऑफ वर्क। तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का होता है जूल पर जूल, और यहाँ पे टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो पावर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, इसी को वाट बोलते हैं। और यहाँ से सिंपली वर्क को एनर्जी से भी हम इक्वेट करते हैं, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ से भी यूनिट कन्वर्जन के लिए याद रखेंगे 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, या फिर इसी को हम KW भी करके यहाँ पे वाट को W से दिखा सकते हैं, या फिर 1 किलोवाट इक्वल टू इसी वाट को ही जूल पर सेकेंड बोलते हैं, तो ऐसा भी लिख के आ सकता है। मतलब कुछ भी देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, सबसे बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट पर आवर। जैसे हम जो हमारे घरों में मीटर चलता है, तो वहाँ पे एक लार्ज एनर्जी होती है, तो उस जो हमारा जूल पर सेकेंड है वो तो बहुत ही, मतलब जूल जो है वो बहुत ही छोटी सी यूनिट है, लेकिन जो बिगर यूनिट है एनर्जी की वो क्या होगी, किलोवाट पर आर। तो देखो 1 किलोवाट पर आर इक्वल क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आर। तो 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हो, और एक आर को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड। और अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 36,00000 जूल। मतलब हमने यहाँ पे वाट में चेंज कर दिया है, एच को सेकेंड में, तो ये क्या हो जाएगा, जूल। तो 1 किलोवाट आर इक्वल क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आप डायरेक्ट याद रखना, ये तो हमने जो है देखा है कि कैसे आया है, इसको डायरेक्ट याद रखना। 1 किलोवाट आर बराबर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। और 1 किलोवाट आर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो इसको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट है हमारा साउंड। तो एक काम करते हैं, ये लेक्चर मैं खुद ही अपलोड करूँगी, कैसे करना मुझे नहीं मालूम। एक बार चलती हूँ, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। अगर ये हो जाएगा तो अपना पहले सबसे अच्छे से फीडबैक देना। अगर ये लेक्चर सच में फ्रूटफुल होगा तो आगे भी रिकॉर्ड करके देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पता चला हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसको करते हैं, आप जो है अपना रिस्पॉन्स देना, फीडबैक देना, ये हेल्पफुल है या नहीं है, तो जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू।